हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई आज बात करेंगे मई 26 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस की। ऑडिट सी इंटरमीडिएट। देखिए एग्जाम जब तक चल रहे होते हैं मैं तब तक बात करता नहीं, रीजन बीइंग सर माइंड इफेक्ट होता है, आगे वाले एग्जाम खराब होते हैं। तब एग्जाम ओवर हो चुके हैं, अब आराम सुकून से बात कर सकते हैं। और ऑडिट सी फाइनल का भी मैं लाने वाला हूँ और लॉ एंड सी इंटर का भी। पहले ऑडिट सी इंटरमीडिएट का इसलिए लेकर आया हूँ, बच्चे थोड़े ज़्यादा परेशान हैं। केस स्टडीज देखें अच्छी थी, एक आध दो केस स्टडी थोड़ा सा समझने लायक थी, सैम्पलिंग वगैरह की। बाकी अगर आप बात करें तो एमसीक्यू में थोड़ा बहुत चैलेंजिंग कहीं कहीं था। तो वो कहाँ कहाँ था ये बात करते हैं। सबसे बड़ा जो केस सिनेरियो था, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए सर कि बोरोवर क्लासिफाई कैसे करेंगे आप। सिंपल था सर, 20 दिन याद करिए, अकाउंट शोइंग स्ट्रेस सिग्नल्स, SMA 0। 31 से 60 होता है तब SMA 1 कहता है वो, SMA 1 31 से 60 में। और फिर 60 से 90 गया तो SMA 2। तो यहाँ पे शुरू के दो जो होंगे, ये SMA 0 है, ये भी SMA 0 है, क्योंकि अगर 31 डेज हो जाता तो SMA 1 बनता सर। तो SMA 0, SMA 0, SMA 2, SMA 0, SMA 0, SMA 2। थोड़ा समझते हुए चलना, कहना नहीं बस आंसर दे दो हमारा तो काम उसी से हो जाएगा। ठीक है, समझते हुए भी चलना भाई। ये मैं मानता हूँ सबसे सबसे ज़्यादा टेक्निकल MCQ रहा है। टेक्निकल क्या रहा सर, इन्होंने एक लाइन दो लाइन उठाई स्टडी मैट की और पूछ लिया क्वेश्चन सीधे। इसमें पूछा गया सर कि जो इंटरेस्ट आप रिकॉग्नाइज करते हैं एडवांसेस में, इनकम वाला पॉइंट है, ठीक है ना, उस केस में जो डिस्काउंट लेते हैं बिल परचेज पे, जहां री डिस्काउंट चार्जेस होते हैं उसे नेट ऑफ करते हैं डिस्काउंट इनकम से। सर री डिस्काउंट चार्ज को नेट ऑफ नहीं करते सर। और जो इंटरेस्ट आप लेते हैं एडवांस पे, इसे बेसिकली आप एक्रू करते हैं ड्यू डेट पे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन किए गए। बुक आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, स्टडी मैट देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है पूरा पॉइंट। ठीक है, बस ये था कि इतना निश में जाता कौन है सर। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ मजे लिए, लिटरली बता रहा हूँ। ये मतलब मुझे लगता है ये वाला MCQ बहुत ही कम बच्चों का सही होगा। आपका सही है तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो पहली बात कह रहा है सर ये नेट ऑफ होगा। दूसरी बात कह रहा है कि रिकॉग्नाइज करेंगे एक्रूवल बेसिस पे, एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए, ठीक है ना। साथ में री डिस्काउंट चार्ज नेट ऑफ नहीं होंगे, नहीं होंगे सर। तो दोनों कंडीशन से ड्यू डेट पे मार्जिन होना चाहिए। 20 द राइट आंसर। सही है तो बताओ भाई कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों का सही है, जरा मैं भी देखूं कोई सही भी करके आया, लगता है मैं ही सही कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आंसर वैसे आपने देख लिया, देखना नहीं चाहिए आपको। जहां ABC बैंक लीड बैंक है तो XYZ बैंक कैसे क्लासीफाई करेगा, ये कंसोर्टियम वाला क्वेश्चन था। XYZ लीड बैंक है सर, लीड बैंक है। नहीं लीड बैंक नहीं है, लीड बैंक कौन है, एक मिनट रुक जाओ भाई। ये हाँ यहाँ से दिया हुआ है, XYZ मेंबर बैंक है, कोलैंडर है, टर्म लोन 150 करोड़, कॉर्पोरेट बोरो को दिया। ABC बैंक लीड बैंक है, तो ABC बैंक लीड बैंक है, वो पैसा बाकी अब से बोरोवर से लेगा और बाकी सारे मेंबर बैंक को बांट देगा। लीड बैंक यही करता है, लीड बैंक। ईयर एंड के बाद आपने क्या देखा कि ABC जो लीड बैंक है इसने तो पैसा ले लिया बोरोवर से, लेकिन जो मेंबर बैंक है XYZ उसको पैसा नहीं मिला, ठीक है ना, लीड बैंक से। तो सर अगर लीड बैंक को पैसा मिल गया है बोरोवर से, लेकिन लीड बैंक शेयर नहीं करता मेंबर बैंक से, तो मेंबर बैंक उसे अपने अकाउंट्स में NPA मान लेगा, ठीक है। तो अब आप बताइए इसमें स्टैंडर्ड NPA, जब तक कि पैसा नहीं मिलेगा लीड बैंक से आप इसे NPA ही मानेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो अब मेरे को ये भी बताना है आपने कि आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं MCQ में, ठीक है, पूरे करने के बाद MCQ में कितने बन रहे हैं, आइए देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या, मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा सर, क्वेश्चन की मेनली बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है सर, इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। 530 से इंस्टीट्यूट ने भरपूर क्वेश्चन पूछे सर, भरपूर। CA विवेक ने मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, कुछ मिसस्टेटमेंट एनोमलीज थे, वो प्रोजेक्ट करना चाहता है मिसस्टेटमेंट को। सर प्रोजेक्शन करिए, बट एनोमलीज को प्रोजेक्शन में इंक्लूड नहीं करते। पूरा समझाया भी होता है, मैंने अगर रीजन देखेंगे तो मैंने पूरा समझाया वो एग्जाम्पल के साथ। तो कहता है ऑडिटर प्रोजेक्ट करेगा मिसस्टेटमेंट को ताकि ब्रॉडर व्यू स्केल मिल पाए मिसस्टेटमेंट का, और प्रोजेक्शन सफिशिएंट होगा। कहता है अगर मिसस्टेटमेंट एनोमली है ना, इसे एक्सक्लूड करेंगे प्रोजेक्शन के वक्त। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब टोटल मिसस्टेटमेंट देखते हैं तो मैंने पूरा एग्जाम्पल दिया है। अगर किसी ने मेरे मेन अटेंड किया, मैं कह रहा हूँ रिवीजन भी अगर आप जाके देखने के एपिसोड रिवीजन, मैंने पूरा एग्जाम्पल देकर समझाया था सर कि आखिरी में एनोमलस प्लस प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट दोनों का एग्रीगेट निकालते हैं, फिर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं। तो कह रहा है एनोमली को प्रोजेक्शन में इंक्लूड तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अनकरेक्टेड है तो उसे कंसीडर करेंगे इन एडिशन टू द प्रोजेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रोजेक्टेड
नॉन एनोमलस का जो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट होता है प्लस एनोमलस, दोनों को ऐड करते हैं, फिर टॉलरेबल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, आप रीजन देखिएगा, आपको एग्जांपल के साथ मिल जाएगा उसमें। बी इज द राइट आंसर। अगला बताइए सर। अरे यार ये क्या बोलूँ मैं आपको, मैनेजमेंट से आपने WR मांगा, मैनेजमेंट WR नहीं दे रहा है। कौन से एक्शन नहीं लेने चाहिए? अगर मैनेजमेंट WR नहीं देगा तो रीवैल्यूएट करेंगे, इंटीग्रेट, बिल्कुल ठीक बात है। एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है एब्सेंस ऑफ WR को डिसएग्रीमेंट मानेंगे और क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। सर ये वाला पॉइंट नहीं आता, याद करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी था, मतलब आना ही था ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ये सी वाला क्वेश्चन जो है इसमें ये सही आंसर है आपके सेकंड वाले में, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, अरे भाई ये तो और बढ़िया है। ट्रेड रिसीवेबल में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता होगा आपके लिए, मुझे लगता है यहाँ पे बच्चों ने गलतियाँ की होंगी मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। ट्रेड रिसीवेबल में अगर सही है तो बताना आप। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, वैल्यूएशन। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं ट्रेड रिसीवेबल में क्या दिया। कहता है कुछ इनवॉइस आपने सेलेक्ट किए हैं एजिंग रिपोर्ट से, कंपेयर कर रहे हैं कि प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर कस्टमर डेट पे है या नहीं। सर देखो ये कंप्लीटनेस का पॉइंट है, आप शिपिंग डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड में है या नहीं। वैसे ये भी कंप्लीटनेस का पॉइंट है, लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड की तो बेटा यहाँ पर मानते हैं कट ऑफ। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो अगर यहाँ कट ऑफ नहीं दिया होता ना तो हम इस वाले पॉइंट को भी कंप्लीटनेस पर जाते हैं, जैसे स्टडी मैट में दिया हुआ है, बट क्योंकि कट ऑफ में दिया तो ये जाएगा कट ऑफ में, ये जाएगा कट ऑफ में। ठीक है, एजिंग रिपोर्ट देख लो कि आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस क्या है और क्या प्रोविजनिंग की गई है क्या। सर प्रोविजनिंग का पॉइंट जो है वो वैल्यूएशन का पॉइंट है। मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है, शायद मैं भी जो आंसर दे रहा हूँ, क्या पता है इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन कॉन्ट्रास्ट आंसर भी दे सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि इंस्टीट्यूट का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये सही मायने में सर इसके एक एक पॉइंट के दो तीन ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अब जैसे आखिरी वाला पढ़िए। ठीक है, ये कह रहा है बैलेंस कन्फर्मेशन लेना है। अब बैलेंस कन्फर्मेशन लेना है सर किससे लेना है? डिस्ट्रीब्यूटर से, तो एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट है। लेकिन इन्होंने बैलेंस कन्फर्मेशन में एक पॉइंट और डाल दिया, बैलेंस कन्फर्मेशन लेना आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बैलेंसेस को लेकर, तो कई बच्चे समझेंगे वैल्यूएशन में आएगा, ये एग्जिस्टेंस में आएगा सर। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ फटाफट से, एग्जिस्टेंस पहला पॉइंट किसका है? पहला पॉइंट कंप्लीटनेस का है, ये ए पॉइंट जो है ये कंप्लीटनेस का है, दूसरा पॉइंट जो है कट ऑफ का है, और तीसरा पॉइंट जो है वैल्यूएशन का है, और चौथा पॉइंट जो है ये एग्जिस्टेंस का है। तो कितने? ठीक है, तो ये हो गया आपका डन। अब इसमें आप देखो सिंपल सी बात है, ए हो गया आपका, ए यानी कि कंप्लीटनेस, दूसरा वाला था कट ऑफ, तीसरा वाला था आपका कौन सा? वैल्यूएशन, और चौथा वाला था एग्जिस्टेंस। तो ए का 2, बी का 3, इसका 4, इसका 1, डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था चैप्टर 3 का। विवेक ने एक प्रोग्राम बनाया है सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेके प्रोग्राम बनाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कहता है इंटरनल कंट्रोल एवेल्युएशन अननेसेसरी है। सर अननेसेसरी नहीं है, इंटरनल कंट्रोल के अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते तो आपका प्रोग्राम अननेसेसरीली हैवी हो जाएगा और वाउचर्स के बीच में घूम के रह जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भैया, राइट आंसर इज बी। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए। अरे यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपने टेस्टिंग की 100 इनवॉइस की 1200 में से, कुछ इनवॉइस का इनकरेक्ट रेवेन्यू अमाउंट सेलेक्ट ही नहीं किया। सर अगर आपने सेलेक्ट ही नहीं है, कि आप सिर्फ 1200 में से 100 वाउचर चेक कर रहे हो तो आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाए, तो ये सैम्पलिंग रिस्क है। और दूसरा दिया हुआ है आपने डिस्काउंट पॉलिसी को मिस इंटरप्रेट किया। तो मैं क्लियर कट बताता हूं बेटा, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस या इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर लगाना है नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। तो ये नीचे वाला नॉन सैम्पलिंग रिस्क है और ये ऊपर वाला सैम्पलिंग रिस्क है, दोनों ही डीआर के अंदर आएंगे। तो डीआर में सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क दोनों आएंगे। मुझे लगता है सर जो इम्पोर्टेंट थे उसमें से केस स्टडी जो आई है वो तो आई है, एमसीक्यू भी लगभग 70-80% वहीं से हैं। तो 80 मार्क्स के आसपास का पेपर भैया वहीं से लग रहा है मुझे। तो आइए आते हैं केस स्टडी नंबर 3 पे, ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होगा। कहता है ये भी वही है, आउटसाइड द स्कोप, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। भाई बिल्डिंग की कंडीशन आप चेक नहीं करोगे, दूसरी बात सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल, ये तो आप चेक करोगे, बिल्डिंग की सूटेबिलिटी और ये सब आप चेक नहीं करोगे।
तो आप 1 और 3rd चेक नहीं करोगे, तो आउटसाइड द स्कोप पूछ रहा है ना, तो 1 और 3rd यानी कि हो गया लाला 1 और 3rd, ए पॉइंट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये फाइल आप मेरे टेलीग्राम में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला बताइए सर, कौन सा सैप लगाया गया ऊपर वाली केस स्टडी में? कौन सा सैप लगाया गया? पहले वाले में लगाया गया है सर, आप कंपेयर कर रहे हो करंट ईयर खर्चे विद द प्रीवियस ईयर खर्चे, तो ये लग गया ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड कौन सा ऑप्शन है? ट्रेंड है डी, तो ऐसा लिख लेते हैं डी। दूसरा, 4% कमीशन दे रहे हो सेल्स के आधार पे, कमीशन की देख रहे हो कि भाई कमीशन बढ़ रही है, सेल के साथ सेल बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं कि सेल नहीं बढ़ रही कमीशन बढ़ रही है। रीजनेबलनेस टेस्ट, कमीशन को सेल्स के साथ आप चेक कर रहे हो, रीजनेबलनेस टेस्ट यानी कि सी। इन्वेंट्री रेशियो कंपेयर करो, रेशियो एनालिसिस, रेशियो यानी कि ए। और हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हो, स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, तो ए आ गया, ये आ गया बी, तो बी सी ए नहीं डी सी ए बी, डी सी ए बी, तो डी सी ए बी, डी इज द राइट आंसर। यस सर। ठीक, अगला बताइए सर, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट है, क्वालिटी कंट्रोल सेपरेटली लगता है हर एंगेजमेंट पे। सर मैं हमेशा कहता हूं क्वालिटी कंट्रोल किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट पे नहीं, क्वालिटी कंट्रोल पूरी फॉर्म पे लगता है सर। पर्टिकुलर कितने भी एंगेजमेंट परफॉर्म करिए, ईच एंगेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म पे लगता है और मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ की जिम्मेदारी है उसे मानने की। रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि फॉर्म और उसके लोग स्टैंडर्ड्स मान रहे हैं, ये पॉइंट सही है सर। जो क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईपी की है, मैंने कई बार कहा है एसक्यूसी 1 के अंदर, बेटा याद करिए ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो क्वालिटी कंट्रोल में पॉलिसीज को लेकर बिल्कुल ठीक बात है सर, कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए, उसके लेकर आप पॉलिसीज बनाएंगे, तो ये 2nd और 4th सही है। मतलब ये आ जाएगा आपका, मतलब किसी को 2nd भी आता होगा ना यार, मैं सही बता रहा हूँ, तो आराम से क्रैक कर लेगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है भाई। कहता है आपने कंप्लायंस चेक करना है एथिकल रिक्वायरमेंट का। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था जनवरी 26 में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4-5 नंबर का। प्री इंजीनियरिंग एक्टिविटीज ऐसे 300, डिटेल्ड प्लान ऑफ प्रोसीजर्स प्रोग्राम, मटेरियलिटी प्लानिंग, कितने नंबर और कितने लोकेशन ऑफ ब्रांचेस है स्ट्रेटजी। क्या क्या आ जाएगा? पहले में 2nd, दूसरा प्लान आ गया 1st, तीसरा आ गया मटेरियलिटी 4th, चौथा आ गया स्ट्रेटजी 2143 4 नहीं 2143 नहीं 2143 होगा ना ये, एक मिनट को, हाँ 2143, इसमें भाई होगा मिसप्रिंट, इसमें आप कर लो, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेस में 3, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी स्टडी मैट के भी अंदर एमसीक्यू में दिया हुआ, पता आपको क्वेश्चन, स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हो गया बी। अब आते जनरल एमसीक्यू। जनरल एमसीक्यू क्या पूछा है सर? जनरल, अरे भाई स्टॉक ऑफ कंपनी, ये ना पूछता तो क्या पूछता, स्टॉक ऑफ कंपनी चैप्टर 5 में से। कहता है स्टॉक ऑफ कंपनी के बारे में क्या बताओगे आप? नेम ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी ठीक बात है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ठीक बात है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक बात है, परचेज अमाउंट नहीं भैया, रिलेशनशिप और डेट ना डेट बतानी ना परचेज अमाउंट बताना, तो बताना क्या है 1 2 3 5 1 2 3 5 क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये नहीं तो यार 1 2 3 5 तो 4 को 5 पढ़ लिया, चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, कहता है फर्म का सिस्टम है क्वालिटी कंट्रोल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन करिए रीजनेबल एश्योरेंस, कि क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं। 220 वाला क्वेश्चन है, ऐसे 220। एंगेजमेंट पार्टनर की किन चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेगा? कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट बिल्कुल करेगा, इंडिपेंडेंस बिल्कुल करेगा, कंक्लूजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस कॉन्फिडेंस बिल्कुल करेगा, एफिशिएंसी नहीं करेगा सर। मुझे लगता है ज़्यादातर क्वेश्चन जब आप मुझे बताना कितने आपके सही कितने आपके गलत हुए, ज़्यादातर मुझे लगता है जो बच्चों से गलती हुई होंगी वो एक ये क्वेश्चन में एक गलत हुआ होगा, दूसरा मुझे लगता है कई बार बच्चे ऊपर नीचे इसको भी कर सकते हैं, एक ये ज़्यादातर चांसेस। अच्छा ये भी बताना कि कौन सा आपका सही रहा कौन सा गलत रहा, बाकी मार्क्स तो देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
एक स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया वो वाला बैंक ऑडिट वाला, ठीक है। तो ये तो कहानी है सर एमसीक्यू। अच्छा एक और क्वेश्चन है, इंगेजमेंट पार्टनर इवेल्युएट कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है डिज़ाइन एफिशिएंसी को लेकर, हाईलाइट कर रहा है डायरेक्टर्स को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, कमेटी को लेकर। ये सिंपल क्वेश्चन है यार। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी में? सर एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक ऑडिटर, एक बोर्ड डीआरएस के अंदर और एक ऑडिट कमेटी। तो कहता है ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी है चेक करने की, बिल्कुल ठीक बात है। आईएफसी और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कहता है डीआरएस के अंदर डायरेक्टर को बताना पड़ेगा लिस्टेड कंपनी, बिल्कुल ठीक बात है। बोर्ड को एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, सर एक्सपर्ट वाला पॉइंट कहीं है ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट है, ये राइट आंसर है सी। तो यहाँ भी राइट आंसर सी है, यहाँ भी राइट आंसर सी है, ठीक है, डन हो गया सर। ये हो गए आपके एमसीक्यू सारे के सारे डन। अब मुझे बताइए ज़रा अगली कहानी, अब चलते हैं ज़रा केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी को बताते चलते हैं कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि ऑडिटर को अलर्ट रहना पड़ेगा भाई कि कहाँ कहाँ मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ये बात कर रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा, डिटरमाइन द एटीट्यूड, जो आप उम्मीद करते हैं कि मेंटेन करेंगे टीम इस केस में, तो वो मेंटेन करेगी एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कौन से रिस्क कम हो सकते हैं? 3 रिस्क कम होंगे, याद करिए, ये 3 रिस्क कम होंगे। इंस्टीट्यूट मुझे लगता है इतना आंसर लिखेगा, फिर भी बीइंग ऑन अ सेफर साइड हो सकता है, क्या पता इंस्टीट्यूट ये वाले पॉइंट्स भी डाल दे, चांसेस कंपैरेटिवली कम। आप घबराओ मत, ये बहुत रेयर केस में डाल सकता है, मैंने बीइंग ऑन अ सेफर साइड डाल दिया, क्या पता इंस्टीट्यूट डाले ना डाले। इंस्टीट्यूट इतना ही रखेगा, और क्योंकि 3 नंबर का है ना क्वेश्चन, 2 नंबर तो नीचे वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर साथ इतना कंटेंट काफ़ी है यार, 3 नंबर तो इसी के हो गए। प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड में क्या फ़र्क है? चैप्टर 11 वाला सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपन लिखा हुआ है ना। प्रिंसिपल बेस्ड में आपको अपना जजमेंट लगाना है, लेटर ऑफ लॉ से आगे जाना है, बट रूल बेस्ड थोड़ा रिजिड है, तो ऑडिटर को दोनों एथिक्स फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है ना। चलिए अगला आ गया सर, ऑडिट कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की, CAR प्लान कर रहा है 100 कस्टमर बैलेंसेस चेक करेगा 1000 में से, ठीक है। इसके लिए उसने चेक किया कि 5th स्टार्टिंग पॉइंट होगा, 5th स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसके बाद हर 10th आइटम चेक करेगा, तो 5th 15 25th ये सब। आप बताइए कौन सी सैम्पलिंग मेथड की बात हो रही है? ये क्वेश्चन MTP का है, मैं आपको इस बार बता रहा हूँ। PYQ हर बार ही आते हैं, PYQ तो इस बार आए हैं, MTP RTP के इतने क्वेश्चन आए हैं सर, जिनके पास केस स्टडी बूस्टर होगा हमारा, आपने देखा होगा बहुत क्वेश्चन है सर MTP RTP के। ये वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन MTP RTP का है। कौन सा सैम्पलिंग मेथड है और कौन, समझाइए उसको। तो सैम्पलिंग मेथड कौन सा है सर? ये आपको पता है, इंटरवल सैम्पलिंग या सिस्टमेटिक सिलेक्शन कहते हैं इसको, जिसमें आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। फिर आपसे पूछा है आप बताइए किन बातों का ध्यान रखेंगे आप, और रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं। सर पैटर्न पता मत लगने देना, बस एक बात ध्यान रखना। तो कहता है ऑडिटर यहाँ पे डिटरमाइन करेगा कि इस तरीके से स्ट्रक्चर मत करना कि भाई मैनेजमेंट को पैटर्न पता चल जाए पॉपुलेशन का, इतना ही लिखना है आपको। और तीसरा आपसे पूछा है R आइडेंटिफाई करेगा, फॉर एग्जाम्पल इस अप्रोच की जगह फर्स्ट 150 अकाउंट्स पिछले महीने के, तो ये कौन सी सैम्पलिंग मेथड है? फर्स्ट 150 अकाउंट्स। कहता है अगर शुरू के 150 अकाउंट वो चेक करने वाला है तो हम उसे बोलेंगे भाई ब्लॉक सैम्पलिंग कर लें, क्योंकि उसमें क्या है कि कंटिन्यूस आइटम्स होंगे, आपको पिछले महीने के करने तो ब्लॉक्स बना के आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ ब्लॉक सैम्पलिंग आएगा। मेरे को लगता है ज़्यादातर बच्चे यहाँ फंसे होंगे, बताना ज़रूर, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा पता लगता है कि यार किन चैप्टर्स पे हमें और बच्चों को थोड़ा रोक के दिमाग में कि भाई तो सुन ले अब ध्यान से, ठीक। सर ये सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन था, ये पहले भी कई बार आ चुका है PYQ की 580 के अंदर। डेट एंड पीरियड ऑफ WR बिल्कुल पूरा उठा के स्टडी में कंटेंट चिपकाना था आपको, पूरा चिपका दिया सर, 4-5 पॉइंट कि रिपोर्ट डेट से पहले लेना है, रिपोर्ट डेट के बाद नहीं लेना, रिपोर्ट डेट के आसपास लेना है, हो सकता है मैनेजमेंट प्रेजेंट ना हो, आप WR मांग रहे हैं मैनेजमेंट से, है ना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है हम तो थे ही नहीं, हम तो बाद में आए हैं। सर मैनेजमेंट नहीं होगा तब भी WR लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी सर, इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी, मतलब आपको WR ऑल द पीरियड्स के लिए लेना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी बनी रहेगी, भले मैनेजमेंट प्रेजेंट हो या नहीं, तो वो सारी बातें इसमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे, अरे यार ये चैप्टर 3 में से मैंने कहा था बच्चों कि अगर इंस्टीट्यूट ने पेपर थोड़ा भी ऊपर नीचे करना हुआ तो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया
सिरेमिक जो आप पढ़ते हैं कंपोनेंट, उसमें जो आई वाला पार्ट है सिरेमिक में से, एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये ज़्यादातर क्वेश्चन है बच्चे यहाँ मुझे लग रहा है कर क्या है गड़बड़। ठीक है, सिंपल 6 पॉइंट थे। सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रोसेस जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन इनिशिएट, रिकॉर्ड, करेक्ट, ट्रांसफर टू जीएल, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने थे। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है सर प्रोग्राम के? मैकेनिकल अप्रोच है, रिजिड होगी, शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट असिस्टेंस। डिसएडवांटेज मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? देखो सर, डिसएडवांटेज तो हो गए 4। मिनिमाइज करने का सिंपल तरीका है, आप सुपरवाइज करिए असिस्टेंट के काम को, और ऑडिटर रिसेप्टिव एटीट्यूड का होना चाहिए कि भाई जो कुछ मैनेजमेंट असिस्टेंट बोल रहा है उसकी बात तो सुन ना यार, प्रोग्राम चेंज करो, उसमें क्या दिक्कत है। और साथ में असिस्टेंट भी ऑब्जेक्टिवली काम करे तो सही रहेगा और सिग्निफिकेंट बातें बताएगा अपने प्रिंसिपल्स को। तो इस तरीके से आप डिसएडवांटेज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अगला है आपको अपॉइंट किया गया ऑडिटर के तौर पे। कंपनी एग्रीमेंट कर रही है प्रमोटर के साथ, ठीक है, मिस्टर के, उसका बेटा डायरेक्टर है कंपनी में। ठीक है, कंपनी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी प्रमोटर से और बदले में 2% शेयर दिए। सर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कारो, आपने प्रॉपर्टी ली, बदले में पैसे नहीं दिए, बदले में आपने बदले में शेयर दे दिए, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। आप बताओ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी? सर कारो के हिसाब से याद करिए, अगर कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है तो क्या 192 माना गया है? नहीं, वो वाला क्लॉज लिखना आपको। और अगर प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है, आ नहीं था सर ये क्वेश्चन, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग में आपको बनाना पड़ता है टेबल, जिसमें सीरियल नंबर, प्रमोटर का नाम, कितने शेयर्स हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स, और कितना चेंज हुआ ड्यूरिंग द ईयर। प्रमोटर का मतलब एज पर कंपनी डिटेल आपको सेपरेटली देनी पड़ेगी फॉर ईच क्लास। ठीक है, ये प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, और ऊपर आपका आ गया कारो वाला पॉइंट। अगला बताइए सर, ये बच्चे फंसे होंगे मुझे पता है इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को जब भी आप सैंपल साइज डिसाइड करते हैं टीओसी के लिए, तो सैंपल साइज के बाद कौन सी बातें ध्यान रखते हैं? अगर आपको याद आ रहा हो, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एश्योरेंस, चेंज इन पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। 5 पॉइंट पढ़ते हैं आप यहाँ पे। अगर टीओडी होता तो 7 पॉइंट थे वहाँ पे। ठीक है, भाई जितना ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए उतना बड़ा सैंपल साइज चाहिए होगा, जितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई होगा उतना बड़ा सैंपल साइज चाहिए होगा, जितना ज़्यादा भरोसा आप टीओसी पे करोगे उतना सैंपल साइज बड़ा चाहिए होगा, जितना टॉलरेबल रेट हाई होगा सैंपल साइज उतना ही कम होगा। ठीक है ना। और चेंज इन पॉपुलेशन का होता है नेग्लिजिबल इफेक्ट, अगर आपको याद आ रहा हो क्या पढ़ा था आपने। फिर आपसे पूछ रहा है, आप बताइए कौन सी कंपनी को लार्जर सैंपल साइज चाहिए? सर लार्जर सैंपल साइज चाहिए, सब कुछ सेम है, डिविएशन का रेट यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो जहाँ डिविएशन का रेट ज़्यादा है ना वहाँ सैंपल साइज ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा, यहाँ कंपैरेटिवली कम चाहिए होगा। तो बीटा वाले में चांसेस ज़्यादा है, अल्फ़ा में चांसेस कम है, तो कह रहा है बीटा के केस में आपको सैंपल साइज बड़ा चाहिए कंपैरेटिवली। ठीक, अगला बताइए। ये तो सर सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मैं क्या ही बोलूँ आपको। सिंपल 700 क्वेश्चन आ गया, बेसिस फॉर ओपिनियन पूछा है आपसे। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा? पहली बात कहाँ इंक्लूड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात की एलिमेंट्स क्या है? सर बेसिस फॉर ओपिनियन को अपन इंक्लूड करते हैं ओपिनियन के बाद, हेडिंग आएगी बेसिस फॉर ओपिनियन। क्या आता है? 4 बातें आपने ऐसे माने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानी है, इंडिपेंडेंटली काम किया एज पर कोड ऑफ एथिक्स, और एसेंडी एविडेंस लिया आपने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 230 के अंदर सिग्निफिकेंट मैटर के एग्जाम्पल दिए, 5 एग्जाम्पल है जहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, जहाँ फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, जहाँ ऑडिटर को पिछला रैप रिवाइज करना पड़ेगा, जहाँ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आएगी, जहाँ मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी। इन सारे केस में क्या मानेंगे? रिस्क सिग्निफिकेंट, मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा 230। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल है सर। अब वो समझना हो तो फिर आपको रीजन देखना पड़ेगा, मैं सिर्फ बताता हुआ चल रहा हूँ कि आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है ना। ये सर चैप्टर 3 से फिर आ गया क्वेश्चन, चैप्टर 3 से फिर क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग बताइए, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस। इंक्वायरी वो अकेले परफॉर्म करते नहीं है, इंक्वायरी मस्ट बी परफॉर्म इन कॉम्बिनेशन विद द इंस्पेक्शन। इंक्वायरी इंस्पेक्शन बेस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव तरीका देंगे। इंक्वायरी सबसे एफिशिएंट है लेकिन लीस्ट इफेक्टिव एविडेंस देगी, रीपरफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एविडेंस देगी लेकिन लीस्ट एफिशिएंट है क्योंकि टाइम बहुत लगता है। तो ये सब कुछ लिखना था आपको यहाँ से यहाँ तक 4 टाइप ऑफ टेस्टिंग है। ठीक है, चैप्टर 3। अगला बताइए, एमएसएमई के अंदर डिस्क्लोजर्स क्या होंगे? एमएसएमई में वैसे 4-5 पॉइंट है,
कितना प्रिंसिपल इंटरेस्ट इस साल आउटस्टैंडिंग है, कितना दे चुके हो इस साल, कितना दोगे आने वाले सालों में, कितना दोगे अदर देन एमएसएमई एक्ट, तो वो 4-5 पॉइंट आपको लिखने हैं। मुझे नहीं लगता है इंस्टीट्यूट ये ट्रेड पेबल एजिंग स्केड्यूल बनाएगा। मैंने बहुत सेफर रखा है, लेकिन बहुत कम चांस है, 1% चांस है इंस्टीट्यूट इसको रखे। तो अगर आपने ये वाले पॉइंट भी बनाए तो नंबर आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है 1% चांस है इंस्टीट्यूट इसको इंक्लूड कर ले यहाँ पे, नहीं भी करेगा तो ये तो चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये तो सर क्या बोलूँ मैं इसमें, चैप्टर 1 से सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड डिस्कशन, और ऑडिट की क्या रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेटा प्रोसेसिंग, बिहेवियर साइंस। एक लाइन की कहानी है सर। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का, मैथमेटिक्स का फॉर इन्वेंट्री वगैरह। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम लिख दो सारे के सारे, फाइनेंशियल टेक्निक, वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो रेशियो। डेटा प्रोसेसिंग में ह्यूमन बिहेवियर ज़रूरी है सर। इसके बाद आप बताइए, कंपनी, लिस्टेड कंपनी अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना चाहती है, अकॉर्डिंगली कंपनी कह रही है हम शेयर्स इशू करेंगे कंसेशनल प्राइस पे। तो कौन से शेयर की बात हो रही है? स्वेट इक्विटी। समझाना पड़ेगा, स्वेट इक्विटी की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ध्यान रखना, मीनिंग देनी पड़ेगी। पूछ रहा है आपसे ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ शेयर, तो समझाना पड़ेगा। फिर कंडीशन पूछना, तो कंडीशन पता है आपको, SR 12 महीने, 25%, 50%, 3 साल का लॉक इन, है ना, ये कंडीशन है, लिख कर आइए आप, ठीक। फिर ये क्वेश्चन, इसमें बच्चे घूम गए, लेकिन था ये भी, कोई दिक्कत इसमें थी नहीं। फिर भी एक बार पढ़ लो कि कौन सी लीज कहाँ पे होगी। सर देखो, इस वाली, इसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 8 साल, और लीज पीरियड भी कितना है? 8 साल। तो अगर आपका लीज पीरियड इकोनॉमिक लाइफ का 75% या उससे ऊपर का है, तो या तो 100% हो गया, यहाँ तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फाइनेंस लीज। और दूसरी बात ये भी कि वियर एंड टियर कौन बियर कर रहा है? लेसी। STP कौन है? STP लेसी है। तो दो एक कंडीशन इंडिकेट करती है, ये फाइनेंस लीज है और ये ऑपरेटिंग लीज है। तो आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले बताइए अरेंजमेंट के आधार पे कौन सी लीज किस में आएगी, तो बता दो इसमें ऑपरेटिंग और उसमें फाइनेंस। फिर आपसे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टैक्स बेनिफिट क्या हुआ? डिफरेंस पढ़ते हैं ना आप, वही वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम PYQ, और इस बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टैक्स बेनिफिट क्या हुआ। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट ये वाला, इसमें लीज क्या बताओगे भाई? इसमें आपको बतानी है लाला जी ऑपरेटिंग लीज, लेकिन दूसरे वाले में फाइनेंस लीज, क्योंकि 75% से ऊपर है इकोनॉमिक लाइफ का, प्लस वियर एंड टियर भी लेसी वियर कर रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनेंस लीज आपको पता है लोन एग्रीमेंट मानते हैं, ओनरशिप बाद में लेसी के पास आ जाएगी, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में क्या है? रेंट एग्रीमेंट मानते हैं। तो रेंट एग्रीमेंट में क्या है कि लीज पेमेंट को आप ट्रीट करो, P&L में खर्चा मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। और टैक्स बेनिफिट क्या है कि ऑपरेटिंग लीज में आप जो लीज रेंटल पे कर रहे हो वो आपका खर्चा कहलाएगा। फाइनेंस लीज में बैलेंस शीट में जाती है एसेट्स, लेकिन डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट खर्चा मान सकते हैं सर, तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बना के नहीं बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंपल है सर, 260 कि कौन सी बातें आपको बतानी पड़ेंगी लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंस को लेकर। तो लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंस को लेकर आपको ये बताना है इतना सिर्फ कि आप इंडिपेंडेंट हो, एनी रिलेशनशिप विच हैज इफेक्ट ऑन द इंडिपेंडेंस, चाहे आप ऑडिट सर्विसेज, नॉन ऑडिट, चाहे कंपोनेंट को दे रहे हैं, चाहे एंटिटी को, चाहे आप दे रहे हैं, चाहे आपकी नेटवर्क फॉर्म दे रही है, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। और अगर थ्रेट्स और सेफ गार्ड लगाए गए या नहीं, इतना ही आंसर था इसका बस, ठीक। इसके बाद इंगेजमेंट लेटर में क्या कुछ आएगा? नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। एक चीज इसमें और लिख सकते हो सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर कह रहा है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप पढ़ते हैं 700 में, ऐसे को मानना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, मटेरियल डिटरमाइन करना है, एसेंडी एविडेंस लेना, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, वो भी लिख सकते हैं, बीइंग ऑन अ सेफर साइड। बाकी एंगेजमेंट लेटर वाले कंटेंट तो है ही, प्लस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल के इस साल के फाइनेंशियल में करस्पॉन्डिंग फिगर इंक्लूड किया गया। पिछले साल की ऑडिट प्रीडेसेसर ने की थी। करंट ऑडिटर को परमिट कर रहा है लॉ कि आप प्रीडेसेसर को रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए रेफर कर सकते हैं क्या? सर रेफर करिए ओएम पैराग्राफ में, टाइप ऑफ पैराग्राफ, और कौन सी इन्फॉर्मेशन दोगे कि पिछले साल की ऑडिट किसी और ने की है प्रीडेसेसर ने, टाइप ऑफ ओपिनियन, और अगर मॉडिफाइड की जो रीजंस देने पड़ेंगे, साथ में डेट, रीजन ओपिनियन इशू किया, टाइप, डेट, ऑडिट किए प्रीडेसेसर ने, बाकी ओएम पैराग्राफ में आपको देना पड़ेगा। इतना ही आंसर है इसका। ठीक भाई, मैनेजमेंट देखो, ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल एक्टिविटीज़ में। ऑडिट के दौरान ऑडिटर ने क्या देखा कि प्राइमरी बुक्स मेंटेन की, कैश बुक, लेजर, ये सब कुछ। ये जो मेंटेन की गई है बुक्स, ये इनकम्प्लीट है, ये मेंटेन ही नहीं की गई। मैनेजमेंट कह रहा है सर जो सब्सिडरी बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, उसके बारे में वो ज़रूरी नहीं है। वाह बेटा वाह। आप बताइए मैनेजमेंट को कौन सी सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी बड़ी कोऑपरेटिव को? तो भैया महाराष्ट्र के अंदर कोऑपरेटिव को बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है, किसको लेकर? रिसीट, एक्सपेंडिचर, सेल, परचेज, एसेट, लायबिलिटी। साथ में आपको ये वाले बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी, डेली कैश, सेल्स समरी रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, रजिस्टर ऑफ रिकवरी फ्रॉम लोन्स, लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर, ये सारी बातें। इसमें भी आप फंसे होंगे, मुझे पता है। 3-4 क्वेश्चन ने आपको फंसाया हुआ यहाँ पे, 2-3 एमसीक्यू ने वहाँ पे। ठीक है, एक और है सर 300 में कि स्ट्रेटजी बनाते वक्त कौन से फैक्टर हैं जो कंसीडर करने पड़ेंगे? इनडायरेक्ट एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। 4 बातें हैं सर: वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चेंजेस इन द एफआरएस, सिग्निफिकेंट अदर डेवलपमेंट्स जैसे कि लीगल, ये सब कुछ। तो ये है सर आंसर डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऐसे 300 का, मई 26 का। बाकी आपसे मुलाकात होती है, नया रिवीजन भी लेकर आते हैं, देखते हैं। तब तक आप कैप्सूल रिवीजन रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाली मत बैठिए, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत टाइम है सर। या तो आगे बढ़िए फाइनल की तरफ, नहीं तो फिर अपना रिवीजन करते रहिए। सही बता रहा हूँ, हेल्प भी करेगा ऑडिट का रिवीजन, कोई नुकसान नहीं करेगा, चाहे फाइनल में चाहे आर्टिकलशिप के इंटरव्यू वगैरह में। ठीक है, डन है।